स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मैं शिवांगी सिंह आपका डिलाइट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज देखिए हम क्लास नंबर 12 के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 लेंगे, सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। हमने ऑलरेडी जो है कल्चरल डाइवर्सिटी पे क्या क्या टॉपिक्स, इनके क्या क्या इश्यूज है उसके बारे में बात की थी। आज हम देखेंगे कि क्षेत्रवाद आखिर इसको कैसे चुनौती देता है। क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक या आर्थिक या धार्मिक किसी सामाजिक जो पहचान है उसको अलग तरीके से बनाए रखने की कोशिश करते हैं, है ना, उसे बनाए रखते हैं कि उसमें किसी तरह की कोई आंच ना आए या वो खत्म ना होने पाए, तो ये क्षेत्रवाद को जन्म देता है। हम अपने अपने क्षेत्र की उस कल्चरल एक्टिविटी को ज्यादा प्रमोट करने लगते हैं। चूंकि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ की विविधता जो है वो बाकी देशों से ज्यादा है ना। अब भारत में क्या है, अब हम देखेंगे कि क्षेत्रवाद क्यों ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि हम भाषा यहाँ पे बहुत सारी बोली जाती है, यहाँ की संस्कृति बहुत है, जनजाति बहुत है, धर्मों की विविधता बहुत ज्यादा है। तो इनके कारण हम टॉपिक बाय टॉपिक लेंगे कि भाषा के आधार पे आके क्षेत्रवाद कैसे ज्यादा उत्पन्न होता है। तो देखिए, ब्रिटिश भारत में जो बड़े बड़े प्रांत थे, जब ब्रिटिश भारत था उस टाइम पे बड़े बड़े प्रांत जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, उसमें 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास, मुंबई और कोलकाता, ठीक है। और कुछ देसी रियासत और रजवाड़े भी थे। तो इन मद्रास में देखिए आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बहुभाषी थे। मुंबई में मराठी और कन्नड़, कोंकणी वगैरह बोले जाते थे। तो देखिए आप एक एक क्षेत्र में कई कई भाषा वाले लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो क्या होता था कि इनके मन में ये चीज उत्पन्न होने लगी थी कि हमारी भाषा की ही अगर मिल करके हम एक राज्य के रूप में स्थापित होंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं आसानी होगी और हमारी क्षेत्रीय पहचान भी बढ़ती जाएगी, है ना, वो भी प्रमोट होती जाएगी और उसमें भी कोई कमी नहीं होने पाएगी। इस तरीके से जो रजवाड़े थे, जैसे मैसूर के लोग थे, मैसूर में रहना चाह रहे थे, कश्मीर के लोग थे, वो कश्मीरी जो थे उनको लगता था कि सारे कश्मीरी एक जगह कश्मीर की जगह पे ही रहने। तो इस तरह की भावना जन्म ले रही थी और इस भावना ने 1920 में केंद्रीय जो कांग्रेस पार्टी है उसमें भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग शुरू कर दी थी। 1927 में इस बात को काफी दोहराया गया था नेहरू रिपोर्ट में। लेकिन जब 1947 आया, जब देश आजाद हो गया, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक तरफ तो जो छोटे छोटे कांग्रेसी नेता थे वो तो नक्शा तैयार कर रहे थे, ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है, वो तो नक्शा तैयार कर रहे थे कि अलग अलग मतलब भाषा के आधार पर अलग अलग छोटे छोटे भारत का देश राज्यों का। लेकिन वहीं पे क्या हुआ कि देश 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश का विभाजन हो गया। तो जो नेताजी थे, जिसमें नेहरू जी, पटेल जी, राजा जी वगैरह नेता थे, इनको हिचकिचाहट होने लगी। इनको लगा कि जब भाषा के आधार पर अगर हम विभाजन करेंगे तो कहीं ये बंटवारे और भी अधिक तरीके से ना होने लग जाए। तो क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सबसे पहला जो विवादित मुद्दा था वो भाषा आधारित राज्य पुनर्गठन का मुद्दा शुरू हो गया। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या हुआ, 1948 में धर आयोग का गठन हुआ। क्यों हुआ इनका गठन? क्योंकि इसी विवाद को समाप्त करने के लिए इसका गठन हुआ था, ठीक है। किस विवाद को? भाषा के आधार पर राज्यों को स्थापित करने की। और फिर जेवीपी में इनकी कुछ सिफारिशें भी आई, ठीक है। 1952 में क्या हुआ कि पट्टाभी श्री रामुलु जी जो थे, इन्होंने अनशन किया और 7 हफ्ते के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये इस बात ने हिंसात्मक विरोध भड़का दिया और इतना विरोध भड़का दिया कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। और 1956 में हमने फिर क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। क्योंकि फिर इसने भी क्या किया कि भाषा आधारित जो सिद्धांत है इस पे मोहर लगा दी। अगर हम इसके वैसे आप देखें मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इसके एग्जांपल्स लें तो जो श्रीलंका, जिसको पहले हम सिलोन कहते थे, इसमें तमिल भाषी विरोध इतना ज्यादा हुआ था, तो उसके बावजूद वहां पे क्या किया श्रीलंका की सरकार ने, सिंगली जो भाषा थी उसको एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया। और 1983 में श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया इसकी वजह से। और ये गृह युद्ध आप जानते हैं ना, इतना बड़ा था कि वहां के जो सिंगली सांसद नेता थे उन्होंने बाकायदा कह दिया था ये बात कि आगे आने वाले समय में या तो एक राष्ट्र दो भाषा या तो दो भाषा एक राष्ट्र होगा। इसी तरीके से जो पाकिस्तान का 1971 का जो विभाजन है, जिसमें क्या हुआ था, पश्चिमी भाग में देखिए एक तरफ आपके कौन थे, पंजाबी बोलने वाले लोग थे, उर्दू बोलने वाले लोग थे, वो लोग जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका जो बंगाली बोलने वाले लोग थे उनकी भावनाओं का आदर क्या नहीं करते थे, ठीक है। तो इस तरह की समस्याएं क्या होती थी, जन्म लेती थी। 1960 में हम ये भी देखते हैं कि महाराष्ट्र भी 2 भागों में बढ़ गया था। 1966 में जो है पंजाब के 2 विभाजन हो गए थे। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि राज्य पुनर्गठन से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता जा रहा था, है ना, ये विकसित कर रहा था। और सांस्कृतिक जनजातीय पहचान के बारे में अगर हम देखें तो क्या होता था कि जनजातीय पहचान को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए वहां का जनजातीय समूह था वो क्या था, आंदोलन करने लगा था। क्षेत्रवाद को इससे बढ़ावा मिल रहा था। उससे क्या हो रहा था कि 2000 में 3 नए राज्य की स्थापना हो गई, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। उत्तरांचल में संस्कृति को बचाने के लिए काफी
आंदोलन होने लगे थे, है ना। तो फिर इसी तरीके से हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे प्रथा काज खालिस्तान की बात होती है बार बार, तो वो क्या है, धार्मिक जो पहचान है उसको बचाए रखने के लिए क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने की बात होती है। तो इसमें राजनीतिक भी कुछ आधार होते हैं। इसमें क्या हुआ, केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया कि मतलब आप केंद्र सूची राज्य सूची अलग होगी, संवर्ती सूची अलग होगी। तो संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों का हिस्सा होगा। हालांकि केंद्र जो बात होती है, केंद्र का जो भी डिसीजन होता है वो हमेशा संवर्ती सूची पे प्रभावी रहता है। लेकिन ये क्यों हुआ, इसीलिए कि ताकि राज्य वाले लोग अपनी क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखने के लिए, अपनी दिक्कतों को बताने के लिए राज्य सूची के जो मुद्दे हैं उस पर अपने तरीके से उन कानूनों को बनाया जा सके। ये राज्य सूची में होता है ना, इसीलिए ये राज्य सूची राजनीतिक आधार पर क्या है, एक क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है। केंद्र राज्य संबंध जो हमने आर्टिकल 256 से 263 के बीच में आता है। राज्यसभा का गठन, ये क्या है भाई, एक तरीके से विधानमंडल का, जो राज्य विधानमंडल है उनकी तो ऊपरी सदन है ना, तो ये बढ़ावा तो देती है ना जो राज्य के मुद्दे होते हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे होते हैं। इस तरीके से वित्त आयोग का गठन, ये क्या है, ये केंद्र राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा करने लगता है ना। 2017 का पंचवर्षीय योजना, यानी कि राज्यों के लिए विस्तृत योजना इसमें दी हुई थी। गो हत्या प्रतिबंध, अगर हम आज के एग्जाम्पल में देखें, इसमें ऐतिहासिक वर्तमान स्थिति मतलब कहने का, अगर आप आज भी देखें तो ये कितना ज्यादा हॉट टॉपिक है, लेकिन ये पास में भी था। जब जनता पार्टी थी उस टाइम पे केंद्र सरकार का तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी उनके साथ उत्पन्न विवाद हो गया था, और ये बहुत उग्र क्षेत्रवाद के रूप में बढ़ गया था उस टाइम पे। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स आप एग्जाम्स में भी कोट कर सकते हैं, करेक्ट है। अब हम आर्थिक आधार पे अगर देखें तो 1990 का उदारवाद, ये कैसे मतलब कहने का है कि देखिए जो निजी निवेशक होते थे, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, जब उदारवाद की नीति आई तो ये काफी अपनी फर्में डेवलप करने लगी, है ना। तो मुनाफा के चक्कर में ये पूंजी लगाती थी, लेकिन ये पूंजी ऐसी जगह पे लगाती थी जो पहले से ही डेवलप्ड क्षेत्र थे, जहाँ फैसिलिटीज अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग बेस था, है ना। तो क्या हुआ कि जो पिछड़े जो क्षेत्र थे उनको कम महत्व मिलने लगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि रीजनल जो इनइक्वालिटी थी वो कम होने की बजाय बढ़ने लगी, है ना। और क्या हुआ कि राज्य के जो भीतर और कई राज्यों के बीच में प्राकृतिक जो संसाधन है, इनके जो वितरण की विषमता है, यानी कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो क्या होगा, जिसके बाद प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है वो ऑब्वियस सी बात है उतने विकसित होंगे। तो असंतोष इस तरीके से बढ़ने लगा था, क्षेत्रवाद बढ़ने लगा था, क्योंकि अपने जिनके पास जैसे कम थे, जैसे आदिवासी वगैरह लोग हैं, उनकी तो जमीनें छीनने लगी थी। लेकिन क्या हुआ कि उनकी तो जीने का संसाधन वही था ना, आर्थिक रूप से वो तो कमजोर हो रहे थे ना उनकी चीजों को छीनने से, उनके अंदर तो असंतोष आया था। तो ये सब क्या है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता था। राज्यों के बीच आर्थिक असंतुलन, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, गुजरात को, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को हम देखते हैं, फिर हम दूसरी तरफ उड़ीसा को, बिहार को देखते हैं। तो क्या है कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार से ज्यादा डेवलप्ड है ना। और इसी तरीके से अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में तो ये अंतर और भी ज्यादा बढ़ जाता है ना, क्योंकि वहां की चीजें, यहाँ हमारे जो मिड इंडिया है वो ज्यादा डेवलप्ड है ना कंपैरेटिवली टू नॉर्थ ईस्टर्न, है ना। तो वो चीजें, तो इस तरीके से क्या है कि हम देखते हैं सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियों में सबसे ज्यादा हम आगे देखें तो क्या एक जटिल चुनौती होती है, वो होता है धर्म, ठीक है। और इसको हम कैसे समझेंगे, अल्पसंख्यक के रूप में समझेंगे। देखिए अल्पसंख्यक के बारे में हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं चैप्टर्स में, लेकिन फिर यहाँ पे एक देख लेते हैं। ये प्रभावशाली, जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, कि राष्ट्रवाद में राष्ट्र सबसे अच्छा राष्ट्र कब होगा, प्रभावशाली कब होगा, जब वहां संवेशनात्मक, समावेशनात्मक और लोकतंत्रात्मक भाव होगा। यानी कि समावेशनात्मक मतलब क्या, जब विविधता और बहुलता को दोनों को महान्यता दी जाएगी, सबको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। लोकतंत्रात्मक मतलब क्या, भेदभाव नहीं किया जाएगा, अपवर्जन नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या होगा, एक न्यायपूर्ण उचित समाज बनेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों की जरूरतों के लिए क्या है कि हमें अल्पसंख्यकों को या किसी भी समूह है उसको विशेष अधिकार देना होगा उसकी रक्षा करने के लिए, है ना। तो अब हम कहते कैसे हैं कि अल्पसंख्यक कौन होगा, वो संख्यात्मक विशिष्टता उसमें होती है। संख्यात्मक विशिष्टता मतलब क्या, देखिए आज जैसे पारसी हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि जो पारसी हैं, सिख हैं, मतलब जो सिख हैं वो काफी आर्थिक रूप से बहुत बेहतर है ना, इस तरीके के अल्पसंख्यक। लेकिन क्या फिर भी वो अल्पसंख्यक है, क्यों है, क्योंकि वो हिंदू जनसंख्या से काफी कम है, इसलिए वो अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो इसलिए संख्यात्मक विशिष्टता उसमें होती है, और ये सामूहिकता का निर्माण करते हैं, ये जरूरी है। अल्पसंख्यक हमेशा सामूहिकता का निर्माण करते हैं, यानी अपने समूह के प्रति वफादार होते हैं। कैसे होता है ये, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं या लेफ्ट हैंड से कोई काम कर रहे हैं, या 29 फरवरी जो कभी कभी आता है उसमें अगर आपका बर्थडे हुआ तो आप तो अल्पसंख्यक हुए, लेकिन क्या आपको अल्पसंख्यक के रूप में घोषित किया जाएगा,
नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप समूह के प्रति, आपके अंदर सामूहिकता वाली चीज नहीं है, आप समूह के प्रति क्या है, उत्तरदायी नहीं है। तो लेकिन जो ये अल्पसंख्यक होते हैं, ये समूह के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इन्होंने भेदभाव और हानि इन सब का बहुत ज्यादा रूप देखा हुआ होता है। और अब क्या होता है कि इसमें जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, क्या उनको भी हम अल्पसंख्यक कह देंगे? तो देखिए इसमें भी ना एक वर्ड होता है, जो सुविधा वंचित समूह है वही अल्पसंख्यक कहलाएंगे। जो धनवान लोग हैं वो अल्पसंख्यक नहीं कहलाएंगे, बल्कि उनको क्या कहेंगे, विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक हम कीवर्ड्स यूज करेंगे उनके लिए। बात समझ में? उसके आगे हम क्या देखते हैं, देखिए धार्मिक जो अल्पसंख्यक, उनका अगर हम आकार देखें तो उनका तुलना के रूप में, तो 2011 की जनसंख्या जनगणना में हिंदू जो 80% जनसंख्या इनकी थी, तो क्या है कि देखिए ये एक तरीके से भ्रामक वर्ड है, क्योंकि हिंदू ना समजातीय समूह नहीं है कोई, इसमें बहुत सारी अनेक अनेक जातियां हैं। तो ये जो 96.6 करोड़ टोटल हिंदू है, तो ये भ्रामक रूप में है ये, ठीक है। और मुस्लिम की बात करें 14.2, तो जो जम्मू कश्मीर है उसमें सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं, और पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान में भी इनके काफी निवासी हैं। ईसाई की बात करें जो 2.3% है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, ये नागालैंड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, फिर मिजोरम में, और फिर मेघालय में, और गोवा में 25% और केरल में 18.4%। मतलब देखिए कहने का है कि पूर्वोत्तर राज्य में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ईसाई। उसके बाद में अगर हम दक्षिण राज्य में बात करें तो कहाँ पाए जाते हैं, गोवा और केरल में, ठीक है। सिख सबसे ज्यादा 58% के साथ में कहाँ बहुसंख्यक है, पंजाब में है, ठीक है। बौद्ध की जनसंख्या जो है 80 लाख जो है, ये कितने लोग ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा 27% सिक्किम में पाई जाती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में 12% और महाराष्ट्र में 6%। जैन जो है वो महाराष्ट्र में 1.3% सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, दिल्ली गुजरात में 1%, और अन्य सांप्रदायिक जो तत्व है वो 80 लाख के साथ में 0.7% पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, देखिए इन चीजों के साथ में कि भीमराव अंबेडकर जी जो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ी भूमिका है इनकी, है ना। इनको और इनका मानना अच्छा क्या था, इनका मानना ये था एक तरीके से कि संयुक्त राष्ट्र, एक अच्छा राष्ट्र जो है ना संयुक्त रूप में, वो तभी संभव होगा जब सभी वर्गों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा जो है ना, इसका पालन और विकास करने की स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए अल्पसंख्यकों के लिए हमारे यहाँ 2 आर्टिकल्स भी हैं जो इनकी रक्षा करते हैं, इनके अधिकारों की। क्या आर्टिकल 29 कहता है कि सभी नागरिकों को, चाहे वो है ना, सभी नागरिकों को उनके भाषा, लिपि, संस्कृति इसको बनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक है। शिक्षा संस्थान में जो प्रवेश है वो केवल धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा इन सब के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर जो रुचि की जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन का अधिकार होगा अल्पसंख्यक वर्गों को, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये कहता है कि शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है उनकी सहायता देने के लिए कि वो किस धर्म या किस भाषा पे आधारित हैं, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर। थैंक यू सो मच।